Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम 2012 लिखा हुआ है। आज हम इस एग्ज़ाम के 2012 के उस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो ये एग्ज़ाम 2012 में MPPSC ने कंडक्ट कराया था। उनमें क्या क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रहा, इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि अभी वर्ग 1 का पेपर 3 अगस्त में हुआ, उस 3 अगस्त के पेपर में भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 20 से पूछे गए। ओवरऑल अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल देखें वहाँ तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट था और उस पेपर में क्वेश्चन ऊपर से नहीं आए बल्कि इंटरनल फैक्ट से आए हैं। तो हमारी एडवाइस आपको यही होने वाली है कि आप डीपली स्टडी करें, अपनी एनालिसिस करके स्टडी करें। आप ये सोचते हैं कि किसी बुक से हम पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे तो आप एक गलतफहमी में है। आपको एक कॉन्सेप्चुअल और एक फैक्चुअल तैयारी करना होगी क्योंकि क्वेश्चन 20 से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ये पेपर 2012 में कॉमर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्रय मूल्य के शुद्ध मूल्य पर क्रय मूल्य के शुद्ध संपत्ति पर अधिक मूल्य को यानी कि इस अधिक को हम क्या कहते हैं। इफ़ द परचेसिंग प्राइस इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स सरप्लस इज़ कॉल्ड। मतलब क्रय मूल्य के अगर शुद्ध संपत्ति पर कोई अधिक होता है तो उस अधिक मूल्य के अधिक को हम क्या कहते हैं। तो समझ ले यहाँ दो फैक्ट आज हम इस क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं कि वो दो फैक्ट क्या होंगे। तो एक प्राइस होती है सबसे पहले जिसको हम नेट असेट्स कहते हैं। वो सबसे पहले समझ लें कि नेट असेट्स शुद्ध संपत्ति क्या होती है। शुद्ध संपत्ति कैसे निकाली जाती है। टोटल असेट्स में से अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि बाह्य दायित्व को घटा दें तो अब जो रिमेनिंग बचता है उसको क्या कहा जाता है, नेट असेट्स कहा जाता है। तो नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेस कर देते हैं, मतलब कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व को घटा दो तो नेट असेट्स हो जाता है। अब नेट असेट्स से ऊपर की प्राइस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे नेट असेट से ऊपर की प्राइस होती है। तो एक पीसी होता है, परचेस कंसिडरेशन, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। पीसी जो होता है, यदि पीसी किससे अधिक है, नेट असेट से अधिक है तो उसको क्या कहेंगे, और नेट असेट से अगर पीसी कम है तो उसको क्या कहेंगे। तो पहले इस फार्मूले को आप नोट कर लें। पीसी का मतलब यहाँ परचेस कंसिडरेशन होगा, क्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य में से यदि पीसी में से परचेस कंसिडरेशन में से यदि हम नेट असेट्स को लेस करते हैं तो आपको गुडविल मिल जाती है यानी कि ख्याति मिल जाती है। हिंदी में इसका फार्मूला क्या बनेगा, क्रय मूल्य माइनस शुद्ध संपत्तियां और बराबर आ जाएगा ख्याति। तो यहाँ आपका आंसर क्या होने वाला है, ख्याति होने वाला है, गुडविल होने वाला है। तो गुडविल बताइए किससे अधिक होती है। गुडविल अगर नेट असेट से अधिक होता है पीसी तो गुडविल होता है। अगर इस फार्मूले का अपोजिट कर दें और इस फार्मूले को हम इस तरह लिख दें कि नेट असेट्स पहले लिख दें और पीसी को इससे कम कर दें यानी पीसी को लेस कर दें, तो अब डिफरेंस क्या होगा। तो इस डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, इस डिफरेंस को कैपिटल रिजर्व कहा जाएगा, पूंजी संचय कहा जाएगा। तो दोनों फार्मूले आप नोट कर लें। दोनों फार्मूले में क्या है, अगर पीसी नेट असेट से अधिक है, पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन यानी कि क्रय मूल्य अगर नेट असेट से अधिक है तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। और यदि नेट असेट्स आपका पीसी से अधिक हो गया, नेट असेट्स मतलब शुद्ध संपत्तियां यदि क्रय मूल्य से अधिक हो जाती हैं तो डिफरेंस क्या हो जाता है, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व हो जाता है। तो या तो आपको गुडविल मिलती है या कैपिटल रिजर्व मिलता है, या तो आपको पूंजी संचय मिलता है या तो फिर आपको ख्याति मिलती है। यदि क्रय मूल्य अधिक होगा तो ख्याति होगी और यदि
आपका शुद्ध संपत्तियां क्रय मूल्य से अधिक हो जाती हैं तो पूंजी संचय हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों फार्मूले को आप नोट कर लें, ये कई जगह आपको काम आने वाला है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट है। अब हम एक दूसरे तरीके से भी हम इसको समझा देते हैं कि किससे क्या अधिक होगा। यदि पीसी ग्रेटर है, अधिक है, किससे अधिक है, नेट असेट से अधिक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो इसका रिज़ल्ट आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। और यदि पीसी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बल्कि नेट असेट्स आपका ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम कैपिटल रिज़र्व कहते हैं, यानी कि पूंजी संचय कहते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन और आपके लिए दिए गए हैं। तो देखिए, अब एक फिर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पूंजीगत संचय निम्नलिखित में से होता है, यानी अ कैपिटल रिजर्व इज़ बिल्ट आउट ऑफ, किस में से बनाया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व किस में से बनाया जाता है या पूंजीगत संचय किस में से बनाया जाता है। तो इसको भी आप कॉन्सेप्ट के तौर पर अच्छे समझ लें कि आपका आंसर फिलहाल हो जाएगा कि पूंजी संचय किस में से बनाया जाता है। तो पूंजी संचय यहाँ अनावर्तक लाभों से बनाया जाता है। अनावर्तक लाभ का मतलब क्या होगा, नॉन रिकरिंग इनकम। तो कैपिटल रिजर्व किस में से बनाया जाता है, नॉन रिकरिंग इनकम में से बनाया जाता है या नॉन रिकरिंग प्रॉफिट में से बनाया जाता है। ये अनावर्तक लाभ क्या होते हैं। अनावर्तक शब्द का मतलब होता है बार बार न होने वाला, यानी बार बार न होने वाला लाभ पूंजीगत संचय क्रिएट करता है, पूंजीगत संचय निर्माण करता है। नॉन रिकरिंग प्रॉफिट या नॉन रिकरिंग इनकम से क्या जनरेट होता है, कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है। अगर आपका क्वेश्चन आवर्तक लाभ से होता कि आवर्तक लाभ यानी कि रिकरिंग प्रॉफिट क्या जनरेट करता है, तो वो रेवेन्यू रिजर्व यानी कि आयगत संचय जनरेट करता है। ऐसा क्वेश्चन भी इसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि अभी हम आगे लेने वाले हैं। तो फिलहाल लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको कॉन्सेप्चुअल बता देते हैं कि नॉन रिकरिंग प्रॉफिट क्या होते हैं। नॉन रिकरिंग प्रॉफिट वो होते हैं जो बार बार ना होने वाले बिजनेस के प्रॉफिट हैं, यानी जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं वो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट होते हैं। और नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से क्या जनरेट होता है, कैपिटल रिजर्व जनरेट होती है। हिंदी में हम बोलें बार बार ना होने वाली आय, बार बार ना होने वाली आय अनावर्तक आय या अनावर्तक लाभ कहलाती है। और अनावर्तक लाभ से क्या निर्मित होता है, पूंजी संचय निर्मित होता है। तो पूंजी संचय किससे निर्मित होता है, अनावर्तक लाभ या गैर व्यापारिक लाभों से पूंजीगत संचय बनाया जाता है। इस बात को याद रखिए, ये क्वेश्चन अभी भी इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए अब हम स्क्रीन पर आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या है जो अभी हम आपको बता रहे थे। देखिए अब फिर से वही चीज़ आ गई है और इसको आप अच्छे समझ लें कि आयगत संचय किस प्रकार सृजित होता है, किस प्रकार निर्मित किया जाता है। तो रेवेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ, देखिए पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रिकरिंग प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कि आवर्तक लाभ हो जाएगा। तो याद रखिए आयगत संचय में आ आया है, इसको आ पर ध्यान दें। तो आयगत संचय और यहाँ भी आ आएगा, मतलब आवर्तक लाभ। तो आयगत संचय आवर्तक लाभ से बनाया जाता है। इंग्लिश में भी ये फैक्ट मौजूद है, रेवेन्यू रिकरिंग प्रॉफिट से बनाया जाता है। जैसा कि आर ई आया, रेवेन्यू रिकरिंग प्रॉफिट से बनाया जाता है, जबकि नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से क्या बनाया जाता है, कैपिटल रिजर्व। तो एक फैक्ट को याद कर लें और उसका अपोजिट कर दें तो दूसरा फैक्ट भी आपको समझ में आ जाता है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी आपको करना होगी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब आपकी अकाउंट में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो अकाउंट में उसकी अपोजिट दूसरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है, बशर्ते कि आप अगर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ आयगत संचय किससे बनाया जाता है, आवर्तक लाभ से बनाया जाता है। अब ये रिकरिंग प्रॉफिट या आवर्तक लाभ क्या होते हैं, तो व्यापार में बार बार होने वाले लाभों को हम आवर्तक लाभ कहते हैं, या इंग्लिश में हम बोलें तो ऐसी इनकम जो बार बार जनरेट होगी, बार बार हमको बिजनेस में मिलेगी और जो ऑपरेटिंग नेचर की है उसको रिकरिंग प्रॉफिट कहते हैं। और रिकरिंग प्रॉफिट क्या जनरेट करता है, रेवेन्यू रिजर्व जनरेट करता है। हिंदी में हम बोलें तो आयगत संचय
संचय का सृजन किससे होता है? तो आयगत संचय का सृजन आवर्तक लाभ से होता है, मतलब बार बार होने वाले लाभ से होता है। चलिए अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो काफ़ी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अब इस वीडियो को लाइक भी करें। आप वीडियो को लगातार देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद इसमें एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा। जिस तरीके से हम आपको मोटिवेट करते हैं वैसे आप भी हमको मोटिवेशन प्रोवाइड करें ताकि हमें ये समझ में आए कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर हम और भी आगे आपके लिए आते रहेंगे। अब चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो फिर से हम देख लेते, एक नया क्वेश्चन है कि अशोध ऋण, जिसे हम डूबत ऋण कहते हैं, अशोध ऋण से होने वाली हानि को पूरा करने के लिए पृथक की जाने वाली धनराशि क्या है? तो और इंग्लिश में देख लेते हैं, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट लॉस ड्यू टू बैड डेब्ट्स इज़ आ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोविज़न। इसका आंसर क्या हो जाएगा हिंदी में? प्रावधान। क्योंकि हम अशुद्ध ऋण प्रावधान बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो जब व्यापार में हमें यह आशंका होती है कि हमारा पैसा व्यापार में डूब जाएगा तो हम जो निश्चित हानि है उस निश्चित हानि को, एक सर्टेन लॉस को पूरा करने के लिए जब कोई हम रिज़र्व बनाते हैं तो वो रिज़र्व पर्टिकुलर हमारा प्रोविज़न कहलाता है, क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य है। तो जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित राशि को निकाला जाता है कि इतना अमाउंट हम बैड डेब्ट के लॉस को कवर करने के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यहाँ निश्चित है कि इस लॉस को हम कवर करना चाहते हैं। तो इस लॉस को कवर करने के लिए जो प्रावधान हम बनाएंगे, जो प्रोविज़न हम बनाएंगे, वो अगर उद्देश्य पूर्वक होगा, वो कोई ऑब्जेक्टफुल होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोविज़न कहते हैं। याद रखिए, जब किसी सामान्य कारण से बनाया जाता है तो वो रिज़र्व कहलाता है। तो याद रखिए, तो रिज़र्व कब कहलाएगा? रिज़र्व आपका संचय तब कहलाएगा जब व्यापार का कोई उद्देश्य ना हो, बल्कि जनरली हमने पैसा उठा कर रख दिया बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के। बस फ़र्क इतना है कि हमने पैसा जोड़ना चाहते हैं या व्यापार की आकस्मिक हानि को पूरा करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक संचय कहलाएगा, वो सिर्फ एक आपका रिज़र्व कहलाएगा। लेकिन यहाँ बैड डेब्ट बोला गया है, डूबत ऋण के लॉस को पूरा करना है। तो जब बैड डेब्ट के लॉस को पूरा करने के लिए कुछ बनाया जाएगा तो उस रिज़र्व को हम रिज़र्व नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? प्रोविज़न। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, तो आपको अपनी स्टडी भी फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल करना होगी। और उन किताबों के, उन बुक्स के पीछे आप ना भागें जो मार्केट में आई हैं। कल हम आउट ऑफ सिटी थे और वहाँ हमने 2 बुक का एनालिसिस किया और उन 2 बुक में देखा कि जो फैक्ट आए हैं, जो फैक्ट दिए हैं, कुछ तो यूज़फुल हैं लेकिन उसमें फालतू की चीज़ें भी ज़्यादा दे दी गई हैं। सिर्फ एक खाना पूर्ति करके एक बुक को छाप कर आपके लिए दे दिया गया है ताकि मार्केट को कैश कराया जा सके, और टॉपिक को उतना डीपली जाके कवर नहीं किया जितना कि डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने 2 बुक को देखा कल, और जबलपुर में उन 2 बुक पर जाकर हमने देखा कि वो 2 बुक जो हैं वो बिल्कुल भी आपके यूज़ के लिए नहीं थी। लेकिन उसमें कुछ थोड़े बहुत फैक्ट तो हर बुक में अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जिस नज़रिए के लिए वो बुक बनाई गई है वो प्रैक्टिस सेट कोई काम का नहीं था, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ऊपर से पूछ लिए गए और फैक्चुअल क्वेश्चन का और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का उतना अच्छा कलेक्शन उन दोनों बुक में नहीं मिला। तो आप किसी भी एक बुक के पीछे ना भागें। अगर आप एक बुक से ही तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉलेज में बहुत ही लिमिटेड रह जाएंगे और आपको इस एग्ज़ाम में लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो आपको जहाँ से अच्छा नॉलेज मिलता है वहाँ से गेन करें, किसी एक चीज़ पर डिपेंड ना रहें। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो देख लेते हैं कि अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, चिट्ठी में पूर्दत्त व्ययों को दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन बैलेंस शीट। तो प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्दत्त व्ययों को चिट्ठी में कहाँ दिखाया जाता है? तो याद रखिए, चिट्ठी में पूर्दत्त व्ययों को मिससेलेनियस एक्सपेंस में दिखाया जाता है, यानी कि विविध व्ययों में दिखाया जाता है। तो याद रखिए, पूर्दत्त व्यय चिट्ठी में
कहाँ आते हैं, तो मिसलेनियस एक्सपेंस में आते हैं। अब एक बात और समझ लें यहाँ एक फैक्ट वाली, अगर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को घुमाकर इस तरीके से पूछा जाता कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस एक चालू संपत्ति हैं, एक करंट असेट्स हैं, एक शॉर्ट टर्म असेट हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रीपेड असेट क्या है, एक शॉर्ट टर्म असेट है, ये उसका नेचर हो गया कि ये एक अल्पकालीन संपत्ति है, पूर्णत्व है। लेकिन पूर्णत्व कौन सी संपत्ति अगर पूछा जाए तो क्या है, एक चालू संपत्ति है, करंट असेट्स है। लेकिन बैलेंस शीट में इसे कहाँ लिखा जाता है, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंस यानी कि विविध व्ययों में इसको लिखा जाता है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्णत्व व्यय क्या है। तो पूर्णत्व व्यय नेचर में क्या है, शॉर्ट टर्म एक असेट है, एक चालू संपत्ति है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णत्व व्यय कौन सी संपत्ति है, तो वो चालू संपत्ति मतलब करंट असेट्स हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस एक करंट असेट्स है। और अगर ये पूछा जाए कि प्रीपेड एक्सपेंस को बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं, तो मिसलेनियस एक्सपेंस यानी कि विविध व्ययों में लिखा जाता है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन से संबंधित हमने तीन फैक्ट यहाँ बताए, तो आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना होगी ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो इस बात की कि क्या पूछा गया है और हमें जवाब उसका क्या देना है। तो याद रखिए एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि पूछा क्या गया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमको आंसर देना है। क्योंकि कई क्वेश्चन स्टूडेंट्स के इसलिए गलत हो जाते हैं कि वो उस फैक्ट को और उस हिडन फैक्ट को वो वहाँ समझ नहीं पाते कि पूछा क्या गया था। अब चलिए एक स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और अगले क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर क्या है। तो पूंजीगत संचय निम्नलिखित होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूंजीगत संचय किससे बनाया जाता है, किससे निर्मित होता है। तो पूंजीगत संचय एक अनावर्तक लाभ होता है, जैसा कि हमने बताया था कि एक कैपिटल रिजर्व नॉन रिकरिंग प्रॉफिट या नॉन रिकरिंग इनकम से जनरेट होता है। तो इस बात को याद रखिए, ये क्वेश्चन अभी हम आपको बता चुके हैं। अब ये क्वेश्चन जो है जो स्क्रीन पर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया था कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ ख्याति, हमने गुडविल आपको डी ऑप्शन बताया था। चलिए अब नया क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इसको समझ लेते हैं। और इसमें भी हम 2 या 3 फैक्ट आपको एक क्वेश्चन में ही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी किस तरीके से उसकी सरेंडर वैल्यू को कहाँ शो किया जाता है, ये पूछा है। अब देखिए अकाउंट में पता होगा आपको कि हर ट्रांजैक्शन 2 साइड को अफेक्ट करता है, एक ट्रांजैक्शन 2 पार्टी को अफेक्ट करता है, 2 पार्टी का रिकॉर्डिंग लेज़र में 2 जगह होती है और उसके बाद वो हर एडजस्टमेंट जब अगर बनता है तो वो भी 2 जगह रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम है। एक ट्रांजैक्शन 2 चीज़ों को अफेक्ट करता है, तो यहाँ भी किसी भी क्वेश्चन को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम से कम पूछा ही जा सकता है। तो अब देखिए हम 2 एस्पेक्ट आपको इस क्वेश्चन में भी बताने वाले हैं। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य कहाँ दिखाया जाता है, मतलब सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शोन इन, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को कहाँ दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन में जो आंसर हैं हमें उन आंसर्स के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ देना होगा कि क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की मिलने वाली रकम को हम क्या कहते हैं, सरेंडर वैल्यू कहते हैं। और इस सरेंडर वैल्यू को असेट में दिखाया जाता है। इसको पूरा समझ लें। कोई लाइफ पॉलिसी हमने 15 साल के लिए ली है, अगर अब 5 साल बीत गए हैं, एक लाइफ पॉलिसी मान लो कि हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ABC 3 पार्टनर में ली है, 3 पार्टनर ने ली है और वो कितने की है, वो 1 लाख रुपए की है। आपको वो कितने की है, आपकी 1 लाख रुपए की है। लेकिन 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए कब मिलेंगे, तो 1 लाख रुपए ये तब मिलेंगे जब 15 साल पूरे हो जाएंगे। अब बताइए अभी 15 ईयर्स नहीं हुए और अभी कितने ईयर्स हुए हैं, 5 ईयर हुए हैं। अभी 5 ईयर ही कंप्लीट हुए हैं, लेकिन 5 ईयर में वो जो पॉलिसी है उस पॉलिसी की कुछ आज की वैल्यू होगी। तो किसी पॉलिसी की आज की प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो याद रखिए समर्पण मूल्य क्या होता है, किसी भी पॉलिसी का जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है उसको नहीं लिया जाता, बल्कि आज की वैल्यू को ले लिया जाता है कि आज इस वैल्यू को अगर हम LIC को क्या करें, सरेंडर करें, इस पॉलिसी को LIC के हवाले कर दें, तो उसकी आज वैल्यू क्या होगी। तो 1 लाख रुपए 15 साल बाद मिलेंगे,
लेकिन 5 साल बाद इसकी वैल्यू आज कितनी है, 30,000 है, तो इसको सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। ये पूछा गया है इस सरेंडर वैल्यू को, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या है, सरेंडर वैल्यू है, इस सरेंडर वैल्यू को कहाँ लिखा जाता है। तो याद रखिए ये बिजनेस की हमारी असेट है, क्योंकि इसको बेचकर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बैलेंस शीट के कहाँ लिखा जाता है, असेट में लिखा जाता है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। अब देखिए एक फैक्ट हमने अभी आपको बताया, 2 फैक्ट अभी हमने आपको इसके वैल्यू के संबंध में बताया कि 1 लाख रुपए उसका क्या हो गया, 1 लाख रुपए पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू है या पॉलिसी की वैल्यू है, लेकिन उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, जो आज की वैल्यू उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो ये 2 फैक्ट हो गए। अब हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं कि सरेंडर वैल्यू जो है इसको पूछा गया है कि कहाँ लिखा जाता है। तो आपका आंसर जो है वो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कहाँ आ रहा है, आपका असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आ रहा है, मतलब चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसा पूछा जाता कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अकाउंट में किस साइड लिखा जाएगा, मतलब अब इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में क्वेश्चन आता कि इसको कहाँ लिखा जाता, तो सरेंडर वैल्यू की रिकॉर्डिंग 2 जगह होती है जनरली। सरेंडर वैल्यू की रिकॉर्डिंग कब कब होती है, मान लो कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस डेथ के समय भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिकॉर्ड किया जाता है, और इसके अलावा जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा होता है, मतलब रिटायरमेंट, इस रिटायरमेंट पर भी क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू को लिखा जाता है। तो चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, इसको कहाँ लिखा जाएगा। तो इस पॉलिसी को अगर अकाउंट में लिखने की बात आती, बैलेंस शीट में तो हमने बता दिया कहाँ लिखा जाएगा, असेट को, लेकिन इस पॉलिसी की रकम को या इसकी सरेंडर वैल्यू को कहाँ लिखा जाएगा। तो याद रखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो याद रखिए अगर कैपिटल फ्लक्चुएटेड होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा, और अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करेंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो इसको आप याद रखिए। ये भी पूछा जा सकता है कि जीवन बीमा पॉलिसी किस अकाउंट में किस तरफ लिखी जाएगी। तो कैपिटल अगर स्थायी होगी, फिक्स्ड होगी, तो चालू खातों के क्रेडिट में लिखेंगे, और पूंजी अगर परिवर्तनशील होगी, कैपिटल यदि फ्लक्चुएटेड होगी, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। यहाँ कोई भी ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट देख लें आप नहीं दिया था, तो हमने आंसर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या लिया, सी लिया, क्योंकि ये बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। अगर ये अकाउंट में आता तो पीएल अकाउंट में भी नहीं आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी नहीं आता है, और ये लायबिलिटी भी नहीं है। तो अब बताइए आपका आंसर क्या हो गया, सी। अगर सी ऑप्शन की जगह एक नया ऑप्शन होता कि क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपका वही आंसर सही हो जाता कि ये पूंजी खातों के क्रेडिट में लिखा जाता है। याद रखिए अकाउंट में हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग 2 जगह होती है, तो हमें उन दोनों एस्पेक्ट को समझना है और हमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप सही आंसर टिक कर सकें। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं वसूली खाता क्या है। ये एक बहुत ही सिंपल है। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो वसूली खाता किसी फर्म की समाप्ति पर या फर्म के समापन पर बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ मेड ऑन द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के डिसॉल्व होने पर रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाता बनाया जाता है। और वसूली खाता कैसा खाता है, तो एक नाम मात्र का खाता है, क्योंकि इसमें हम वसूली पर लाभ निकालते हैं और वसूली पर क्या निकालते, हानि। और प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेशन किससे है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि का रिलेशन नाम मात्र के खाते यानी कि नॉमिनल अकाउंट से है। तो वसूली खाता एक नॉमिनल अकाउंट है, और इसका दूसरा नाम क्या है वो भी आपको याद होगा। तो वसूली खाते का दूसरा नाम क्या है, वसूली खाते का दूसरा नाम डिसॉल्यूशन अकाउंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में समापन खाता या विघटन खाता भी कहा जाता है। तो वसूली खाता, विघटन खाता, समापन खाता, नगदीकरण खाता या रोकीकरण खाता, तो 4 अन्य नाम हमने वसूली खाते के बता दिए। हिंदी में भी 2 नाम, इंग्लिश में भी 2 नाम हैं, रियलाइजेशन अकाउंट और डिसॉल्यूशन अकाउंट। और ये कब बनाया जाता है, जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो चाहे पार्टनर
इंसॉल्वेंट हों या ना हों, डिसॉल्यूशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, जैसा कि हमने आपको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बताया था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है फैक्चुअल कि प्राथमिक प्रमाणकों के अभाव में दिखाया जाने वाला सहायक प्रमाण या सहायक प्रमाणक क्या कहा जाता है। तो याद रखिए सब्सिडरी वाउचर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर, यानी कि जब प्राइमरी वाउचर हमारे पास नहीं होगा तो हमारा द्वितीयक वाउचर यानी कि सेकेंडरी वाउचर बनाया जाएगा, जिसको हम द्वितीय प्रमाणक कहते हैं। ये प्रमाणक क्या होता है, जब कोई लेन देन होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे हम कहीं से कुछ माल खरीदते हैं और कुछ माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम क्या जारी करते हैं, बेचते हैं तो इनवॉइस देते हैं, बिल देते हैं, खरीदते हैं तब भी बिल लेते हैं। तो इन बिल को, इन कैश मेमो को, इन कैश रिसिप्ट को या रसीद को या स्लिप को हम क्या कहते हैं, हम वाउचर कहते हैं, और वो वाउचर प्राइमरी वाउचर कहलाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर प्राइमरी वाउचर नहीं होगा, अगर प्राइमरी वाउचर आपके पास नहीं है तो बताइए सब्सिडरी वाउचर क्या बनाया जाएगा, कौन सा बनाया जाएगा। तो ये अकाउंटेंट बनाते हैं, ये भी याद रखिए कि सब्सिडरी वाउचर जो है वो किसके द्वारा होता है, ये आपके लेखापाल के द्वारा बनाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कोलेटरल प्रमाणक कहते हैं, यानी कि समपार्श्विक प्रमाणक कहते हैं। तो याद रखिए समपार्श्विक प्रमाणक आपका एक सहायक प्रमाणक है और इस सहायक प्रमाणक को हम द्वितीयक प्रमाणक कहते हैं। इंग्लिश में सब्सिडरी वाउचर किसे कहते हैं, जो इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर बनाया जाता है उसको हम कोलेटरल वाउचर कहते हैं। इंग्लिश में इसी सब्सिडरी को सेकेंडरी वाउचर भी कहा जाता है। इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में इस एस्पेक्ट को बहुत ही बारीकी से कवर किया है और यूनिट नंबर 1 का आपका ये टॉपिक है और अभी भी इम्पोर्टेंट है कि प्राइमरी वाउचर क्या होते हैं, सेकेंडरी वाउचर क्या होते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने उसमें विथ एग्जांपल इसको जो है वो समझाया हुआ है, तो आप उस हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आज से 4 या 5 दिन पहले हमने अकाउंटिंग वोकेबलरी के नाम से ये वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे और हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो सब आपके लिए बहुत ही फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक देखे नहीं हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नाम मात्र के खाते में डेबिट शेष क्या होता है। तो आपको याद होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो देखिए यहाँ एक्सपेंस की बात हो रही है और डेबिट की बात भी हो रही है और वो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या हुआ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। हिंदी में क्या कहते हैं, नाम मात्र के खाते में समस्त व्यय हानि खर्चों को डेबिट करें। तो यहाँ आपका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ अगर एक ऑप्शन और होता, लॉस होता, लॉस मतलब क्या होता, हानि होती, तो वो ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाता। और इस तरीके से व्यय और हानियों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन अब उम्मीद ना रखें कि इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए। तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं जो बहुत ही सिंपल हों, लेकिन अब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं और इंटरनल मैटर को लेकर आ रहे हैं। अकाउंट के बीच में ये पूछा जाने लगा है कि इस मद को इस अकाउंट में कहाँ लिखा जाता है या इस मद को किस अकाउंट के कहाँ लिखा जाता है। तो 2 अकाउंट के नाम एक बार डेबिट करके, एक बार क्रेडिट करके, फिर दूसरे अकाउंट का नाम डेबिट करके क्रेडिट करके दिए जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हम देख रहे हैं। एट प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को समझना होगा। जैसा कि वर्ग 1 में भी स्टूडेंट्स ने हमको बताया, अभी 3 अगस्त में वर्ग 1 का पेपर हुआ, तो वर्ग 1 के पेपर में भी ट्रेंड कुछ इस तरह का रहा कि आपकी पढ़ी हुई चीज़ आई लेकिन आप जो पढ़ के गए थे उससे संबंधित नहीं आया, क्योंकि आपने डीपली स्टडी नहीं की थी, आप पढ़ के कुछ और गए, वही अकाउंट का नाम आया लेकिन पूछा कुछ और गया। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अकाउंट के जो फॉर्मेट हैं उन फॉर्मेट पर फोकस किया जाए। जैसा कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें तो हमने जितने भी अकाउंट हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स, करंट अकाउंट, इनके कंटेंट को काफ़ी अच्छे से कवर किया है और यहाँ से हमारे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प भी मिली है और एग्ज़ाम लोगों ने अच्छा करके आए हैं और उम्मीद है वो सिलेक्शन भी हासिल करेंगे, जिसकी जानकारी भी हम आगे आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन ना किया है तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें ताकि आपको और आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्स्ड असेट के से संबंधित ये क्वेश्चन है कि फिक्स्ड असेट इज़ नॉट कंसर्न विथ, स्थायी संपत्ति किससे संबंधित नहीं है, तो स्थायी संपत्ति पर ह्रास लगाया जाता है। हाँ, फिक्स्ड असेट पर डैप लगता है। फिर फिक्स्ड असेट हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हम मशीनरी से क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, वहाँ भी प्रोडक्शन करते हैं। तो फिक्स्ड असेट का संबंध प्लांट, फर्नीचर और मशीन से है, यानी कि और प्लांट, मशीन और फर्नीचर क्यों लगाया जाता है, प्रोडक्शन पर्पस से लगाया जाता है, उत्पादन के उद्देश्य से। क्या पुनर्विक्रय इसका हो सकता है, तो हाँ, स्थायी संपत्तियों को पुनर्विक्रय किया जा सकता है, मतलब उसको पुनर्विक्रय मतलब फिर से बेचा जा सकता है। जब कोई फिक्स्ड असेट हमारे काम की नहीं रहती तो हम उसको बेच देते हैं, लेकिन क्या पुनर्विक्रय के लिए नहीं है। तो फिक्स्ड असेट इज़ नॉट कंसर्न विथ, तो फिक्स्ड असेट किसके लिए नहीं है, तो फिक्स असेट पुनर्मूल्यांकन, सॉरी इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया, हम फिर से आपको बता देते हैं। ह्रास संपत्ति पर लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जाता है। स्थायी संपत्ति पर डैप लगता है। क्या उससे उत्पादन होता है, तो हाँ, फिक्स्ड असेट से प्रोडक्शन होता है। और क्या ये पुनर्विक्रय के लिए नहीं होती, तो हाँ, ये पुनर्विक्रय के लिए नहीं होती है, क्योंकि हम फिक्स असेट को फिर से बेचते नहीं हैं, क्योंकि फिक्स असेट हम बेचने के लिए नहीं लेकर आए, हम व्यापार में गुड्स बेचने के लिए लेकर आते हैं। तो रीसेल के लिए जो होती है वो आपका रीसेल के लिए क्या उपलब्ध होती है, रीसेल के लिए आपका गुड्स उपलब्ध होता है, माल उपलब्ध होता है जो हम रीसेल करने के लिए लाए हैं, लेकिन हम फिक्स्ड असेट पुनर्विक्रय के लिए नहीं लाए हैं। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, और अच्छे समझ लें। क्या फिक्स्ड असेट का पुनर्विक्रय होता है, बिल्कुल नहीं होता। फिक्स्ड असेट का पुनर्विक्रय नहीं होता, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। लेकिन क्या फिक्स्ड असेट को आप रीसेल करने के लिए लाए हैं, तो बिल्कुल नहीं, हम फिक्स्ड असेट को रीसेल करने के लिए नहीं लाए, बल्कि रीसेल तो तब किया जाता है जब वो मशीन बेकार हो जाती है। तो फिक्स्ड असेट का रीसेल करना व्यापार का उद्देश्य नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आप नहीं देख लें, क्योंकि जब तक आप नोट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो जब नोट देख लिया करें तो और सचेत हो जाया करें और अवेयर हो जाया करें कि हाँ, अब जो आंसर है वो बहुत बारीकी से निकालना होगा, क्योंकि ये नोट जब आता है तो बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। जैसा कि अभी हमने एक ऑप्शन में हम भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुए, लेकिन जैसे ही हमने नोट देखा और अपनी कॉन्सेप्ट को क्या किया, करेक्ट किया, तो इस नोट पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाता बही में लेन देन को अंकित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो खाता बही में हम क्या करते हैं, खतौनी करते हैं। इंग्लिश में देख लें कि द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन लेज़र, तो लेज़र में जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं तो जनरलाइजिंग कहते हैं। जब हम लेज़र में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। और लेज़र में एक जगह पोस्ट कहाँ होता है, डेबिट में, तो एक अकाउंट में पोस्ट कहाँ होता है, क्रेडिट में, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन कितनी साइड को अफेक्ट करता है, दो साइड को, दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। एक ट्रांजैक्शन दो लोगों से संबंधित होता है, इसलिए एक जगह अगर वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा तो एक अकाउंट में वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो याद रखिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन को लेज़र में एंटर करने की प्रोसेस पूछा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, खाता बही में खतौनी करना, यानी कि पोस्टिंग इन लेज़र कहा जाता है। क्योंकि हम जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद उसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेज़र में करते हैं। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद एक और सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सी संपत्ति अमूर्त नहीं है, तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, आपकी कॉपीराइट भी अमूर्त संपत्ति है, और पेटेंट भी आपकी एक अमूर्त संपत्ति है। यानी कि गुडविल आपका एक इंटेंजिबल असेट है, कॉपीराइट भी आपका इंटेंजिबल असेट है, और पेटेंट भी एक आपका इंटेंजिबल असेट है। लेकिन डेटर्स कोई व्यक्ति होता है, तो डेटर्स आपका क्या नहीं है, डेटर्स आपका ये नहीं पूछा गया है।
आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी इंटेंजिबल असेट नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बी डेटर्स जो होते हैं वो कोई व्यक्ति होते हैं, वो कोई फर्म होती है, वो कोई कंपनी हो सकती है, और फर्म, कंपनी या व्यक्ति क्या नहीं हो सकते, इंटेंजिबल नहीं हो सकते, ये तो टेंजिबल हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाएगा कि ये डेटर्स यहाँ फ़िलहाल इंटेंजिबल असेट नहीं है बल्कि टेंजिबल हैं। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसको क्या कहा गया है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किसने दिया। तो ये यूनिट नंबर 5 से लिया गया है क्वेश्चन, जो कि आपका मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट में एक वर्ड बहुत ही फेमस होता है जिसका नाम है MBO, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किसने दिया। आपको पता है FW टेलर ने क्या दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। FW टेलर ने तो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। जॉर्ज एल्टन म्यो ने ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच दी है, मतलब मानव संबंध विचारधारा दी है। लेकिन पीटर एफ ड्रकर ने क्या दिया है, तो पीटर एफ ड्रकर ने क्या दिया है, पीटर एफ ड्रकर ने MBO दिया है। तो MBO का रिलेशन यहाँ किससे है, ऑप्शन नंबर ए से है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका पीटर एफ ड्रकर हो जाएगा, कि क्योंकि MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने दिया है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन होता वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया, तो हम बताते कि FW टेलर ने दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, तो FW टेलर ने दिया। लेकिन यहाँ पूछा गया है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने दिया, तो वो दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। और आपसे पूछ लिया जाता कि जॉर्ज एल्टन मेयो ने क्या दिया, जॉर्ज एल्टन मेयो ने क्या दिया, इनका पूरा नाम जॉर्ज एल्टन मेयो है। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया है हार्थोन एक्सपेरिमेंट दिया है, और इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच दिया है। इस मैनेजमेंट के संबंध में भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, और 10 से 12 दिन पहले वो बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, हेनरी फ्यूल, FW टेलर, जॉर्ज एल्टन मेयो से संबंधित हमने उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको देख लें, तो ये सारे फैक्ट आपके समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तलपट किसकी सहायता से तैयार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनाया जाता है, तो क्या परचेस और सेल बुक की हेल्प से बनाया जाता है, क्या क्रय वही विक्रय वही से बनाते हैं, रोकड़ वही और जनरल से बनाते हैं, रोकड़ वही और खाता वही से बनाते हैं, कि समस्त पुस्तकों से बनाते हैं। आप सबसे पहले समझ लें, ट्रायल बैलेंस तलपट है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसका नाम परीक्षा सूची है। इंग्लिश में एक ही नाम है, इसलिए उसको याद रखें कि वो ट्रायल बैलेंस है। और ट्रायल बैलेंस हमेशा बैलेंसेस के बेस पर बनाया जाता है, और बैलेंस हम सभी के लिखते हैं, चाहे कैपिटल आइटम है वो भी लिखेंगे, रेवेन्यू आइटम है वो भी लिखेंगे, असेट भी लिखेंगे, लायबिलिटी भी लिखेंगे, एक्सपेंस भी लिखेंगे, इनकम भी लिखेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सभी 6 प्रकार की मदें आती हैं, और ट्रायल बैलेंस में सभी प्रकार की मदों को लिखा जाता है। और इस पर भी एक वीडियो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 मदों के संबंध में बताया हुआ था कि ट्रायल बैलेंस में मेन जो आइटम्स आते हैं वो कौन से 6 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमने 20 से 25 मिनट का बनाया था, अगर आपने ना देखा हो तो आप उसको देख लें। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ऑल सब्सिडरी बुक्स, यानी कि जितने भी आपकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सहायक पुस्तकें होती हैं, उन सब की सहायता से तलपट बनाया जाता है, क्योंकि तलपट में सभी प्रकार की मदें लिखी जाती हैं, चाहे वो असेट हो या लायबिलिटी हो, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे वो कैपिटल आइटम हो या चाहे वो रेवेन्यू आइटम हो। ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन trial balance, and trial balance is made for balances of accounts, and balances are फाइंड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स में ये बैलेंस को फाइंड किए जाते हैं। तो याद रखिए, जितनी भी पुस्तकें उन सब की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस कुछ विशेष पुस्तकों से नहीं बनाया जाता। ट्रायल बैलेंस तो एक मैथमेटिकल चेक है, एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। इसके संबंध में भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है ट्रायल बैलेंस पर, वो आप देख सकते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर आए और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने आज 15 क्वेश्चन लगभग आपको बताए। ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा और इससे आपको एक पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम समझ में आया होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है
ये आज से 11 साल पुराना पेपर है, तो इसलिए इसको एक बहुत आइडियल पेपर नहीं माना जा सकता, लेकिन इसमें जो फैक्ट आए थे वो आज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अकाउंट के जो फैक्ट होते हैं वो जनरली बदलते नहीं हैं। उनको जो रिकॉर्डिंग करने का तरीका है, उसकी जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है वो तो लगभग वही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। तो एक जल्दी से इसको लाइक करते हैं और एक इस पर कमेंट करते हैं, और साथ ही साथ हम आगे भी और वीडियोज़ आपकी यूज़ के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।